नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आज से हम शुरू करेंगे अपनी ज्योग्राफी की क्लास। इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के हर टॉपिक को पढ़ेंगे, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जो भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे। वहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सारे आपको पीडीएफ्स जो हमारे नोट्स हैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, बस क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे जो पीडीएफ्स है, जो हमारा नोट्स हमारा है, मिल जाएगा आपको वहाँ पर। अब आती है बात कि सर पढ़ाएंगे कैसे, क्या क्या पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको जो प्लेट टेक्टोनिक है, आपका जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद जो भी चीज़ें हमारे लैंडफॉर्म से संबंधित है, इरोजन, वेदरिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, वेदर, मॉनसून, इन सब का अध्ययन करेंगे। ओशनोग्राफी में हम लोग जो ओशियन के फीचर्स हैं, मिड ओशियनिक रिज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओशन करेंट क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, वेव्स क्या होता है, उनको देखेंगे हम लोग। एयर मास, साइक्लोन, ये सब आपका क्लाइमेटोलॉजी में ही हम लोग पहले कवर कर चुके होंगे। ज्योग्राफी है तो मैप वगैरह तो होगा ही, हम लोग आपको मैप का प्रैक्टिस करवाएंगे। मैप बेस्ड जो एमसीक्यूज होंगे वो भी आपके सामने हम लोग लेकर के आएंगे, ताकि जो करंट अफेयर में जो आता है ना, प्लेसेस जो कि न्यूज़ में हैं, वो सब करा देंगे यहाँ पर आपको। मतलब कि साउथ चाइना सी का, मिडिल ईस्ट का, साउथ अमेरिका का जो मैप है, उनसे क्वेश्चन चांस काफ़ी ज़्यादा है इस बार, तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो मैप हो गया। एटलस की बात आती है। आप लोग करना क्या, ऑक्सफोर्ड का एक स्टूडेंट एटलस आता है, उसको खरीद लीजिएगा, सस्ता आता है। आपको उसका अध्ययन करना है, उसको देखना है बस कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कौन सा शहर कहाँ पे है, ये सब चीज़ें बताऊँगा क्या क्या करना है उसको। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे कोर्स का शेड्यूल। पहले फिजिकल पढ़ लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ आएंगे, ताकि हमारा कोई भी सवाल ना छूटे। क्लियर है। चलिए, पर्पस मेरा क्या रहेगा कि आपके मार्क्स 130 से ऊपर आए। मेरे भी आए हैं, कई बार आए हैं, आपके मार्क्स इससे कहीं ज़्यादा हों, ये मेरा पर्पस रहेगा, ताकि आप प्रीलिम्स के तुरंत बाद मेंस की तैयारी पर लग जाएं, आप प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट ना करें। ये जो हमारा पूरा कोर्स है वो टोटल फ्री है आपके लिए। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। मैं हूँ, सौरभ जैन सर हैं, मोहित अग्रवाल हैं, सिद्धार्थ कुमार सर हैं, रजनी झा, हिमांशु गजेंद्र, सभी आपको टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पर पूरी तरह से कंप्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। चूँकि ये कोर्स फ्री है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे सारे क्लासेस आपको मिलते रहें। ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर चैनल का जो नीचे है ना डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पर अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका कि सर प्लेट टेक्टोनिक में मुझे ये कन्फ्यूजन है, मिड ओशनिक रिज में मुझे ये कन्फ्यूजन है, आप बस यहाँ पर फॉर्म में कमेंट कर दीजिए। हम लोग हर संडे को एक डाउट का क्लास लेकर के आएंगे लाइव, मतलब कि आप पूछिएगा, हम बताएंगे उसका आंसर आपको। ठीक है ना। तो वहाँ पर आप मुझसे जैसे जो क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको पता ही है, सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही आपको। चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को हम लोग अब यहाँ पे। तो एटलस कराएंगे, डायग्राम कराएंगे, और सबसे मेन बात जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। एटलस का मैंने बताया आपको, ऑक्सफोर्ड का जो किताब है वो है, प्लस बुक लिस्ट में क्या करना है आपको कि क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो ज्योग्राफी है वो हमें कवर करनी होती है। अगर आप जल्दीबाजी में हैं, समय नहीं है, तो आप केवल 11th का और 12th का जो ज्योग्राफी है ना वो कर लीजिए। 11th के ज्योग्राफी में आपका आएगा इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और क्लास 12th की ज्योग्राफी में आपका आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये जो 11th वाला दोनों किताब है ना, ये पहले ख़त्म करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे आएगा जो क्लास 12th की है। ठीक है, ये इतना तो मिनिमम करना है। ये 4 किताबें पतली पतली सी हैं, ये मिनिमम करना है। अगर समय है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो रिवाइज कीजिएगा क्लास 6 से 12 तक का। जीसी लियोंग का इस किताब का जो केवल पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। अगर आपके पास किताब है सविंदर सिंह वगैरह का, तो ये सब नहीं पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको मेंस के लिए हम सब करा देंगे आपको।
इन किताबों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, हम सब करा देंगे आपको इस वीडियो सीरीज में। अलग से नहीं किताब पढ़ना है आपको, बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और ये पतली सी किताब है ना, इसका बस पार्ट 1 50 पेज के करीब का होगा टोटल, उसको पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या मतलब होता है ज्योग्राफी का? ये बना हुआ है 2 शब्दों से। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि पृथ्वी के जो अलग अलग चीज़ें हैं, इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, उनकी स्टडी करना। पृथ्वी के कोर का अध्ययन करना, मेटल है, क्रस्ट है, पृथ्वी के अंदर देख लिया हमने, इसके बाहर क्या चल रहा है इसको हम देखेंगे। ओशियन का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका अध्ययन करना, पृथ्वी का जो हमारा जो अंदरूनी पार्ट है वहाँ पर कन्वेक्शनल करंट है, उससे पैदा होता है वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी को हम बांटते हैं 2 भागों में, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जो भी प्रोसेसेस होते हैं पृथ्वी की, जैसे कि एटमॉस्फेयर संबंधित, हाइड्रोस्फेयर से संबंधित, बायोस्फीयर से संबंधित, उन सबको पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर बात है। तो यहाँ पर फिजिकल में लैंडफॉर्म हो गया, और लैंडफॉर्म का मतलब होता है अलग अलग माउंटेन्स हो गए, फिर नदियों के द्वारा बनाए गए जो लैंडफॉर्म होते हैं जैसे कि डेल्टा वगैरह, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। एटमॉस्फेयर के अध्ययन में हम लोग जो अलग अलग तरह का जो विंड होता है, ट्रेड विंड, वेस्टरलाइज, पोलर, आपका जो जेट स्ट्रीम होता है, सब पढ़ाएंगे आपको एकदम डायग्राम से बना करके, GIF के थ्रू दिखा करके, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्फेयर, यहाँ पर आप पढ़ेंगे ओशन करंट के बारे में, वेव्स के बारे में, सुनामी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फेयर, इसको भी अध्ययन करेंगे हम लोग, हैबिटेशन, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये सब आती हैं बातें ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है ना। चलिए, आज पहली क्लास है तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मैं मान के चलूँगा कि आपका जो पूरा फाउंडेशन है मुझे बनाना है, तो हम उस तरह से हम लोग शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, अक्षांश देशांतर के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। आपका कोई दोस्त आपके यहाँ आने वाला है, आप उस दोस्त को आपका घर का पता बस मालूम है, आपके घर पहुँचना है, तो बताते हैं ना कि तुम यहाँ पे आ जाओ, फिर वहाँ से ये गली ले लो, मतलब आप उसको एक लैंडमार्क देते हैं, है ना, कि जो मंदिर है उससे बाएं ले लेना, इस तरह से। तो पृथ्वी पर अगर मुझे किसी भी स्थान को पिन पॉइंट करना रहेगा, मतलब आइडेंटिफाई करना रहेगा, अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी पर भारत कहाँ पे है, तो आप बताएंगे ना कि इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच में है, ठीक है ना। तो किसी भी स्थान का जो लोकेशन है हमारे अर्थ पे, वो बताने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों बस लाइंस हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस हैं। क्या हैं? ये इमेजिनरी लाइन है। वैसे पृथ्वी पर ऐसा कोई लाइन है नहीं, ये बस अब बनाया है हमने मैप पे एक तरह से, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं पहले लैटिट्यूड के बारे में। ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी का जो ग्लोब हमारा है उसको बांटा गया है अलग अलग भागों में। पृथ्वी का जो बीच से अगर डिवाइड करेंगे तो इसको हम कहते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ध्यान सुनना, जो लेटा हुआ है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है ना, LATITUDE। जो लंबा खड़ा हुआ होता है उसको, जो लंबा है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं जी? लॉन्गिट्यूड। कई सारे ट्रिक बताऊंगा मैं आपको ऐसे ऐसे, जैसे कि हिमालय का जो रेंज होता है उसको याद रखने का एक ट्रिक होता है, कल जाना पीने दूध, ठीक है ना। दूध की जगह पर आप कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो कल, क से होता है कराकोरम, ल से होता है लद्दाख। कल जाना, ज से होगा हो गया आपका जस्कर, कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ठीक है ना। फिर आता है आपका पीने, पीर पंजाल, दूध से होता है धौलाधार, ठीक है ना। तो आपको लाइन से आपको रेंज याद हो जाएंगी। अब कोई सवाल पूछे कि ये बताओ कि कराकोरम और पीर पंजाल के बीच में कौन सा रेंज है, आप तुरंत बता देंगे डायग्राम खींच करके, है ना। कराकोरम, क, ल, जाना, पीने, दूध, ठीक है ना। कराकोरम, लद्दाख, कल, जाना, जस्कर, पीने, पीर पंजाल, धौलाधार, ठीक है। तो कराकोरम और पीर पंजाल के बीच में लद्दाख है और जस्कर है,
यही दो है ना। अगर पूछेगा कि लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कौन सा है सर, तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में जस्कर है। क्लियर बात है। अगर आपको अरेंज करने के लिए कहा कि नॉर्थ से साउथ के बीच के जैसे कि नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करो, चाहे साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करो, आप आराम से अरेंज कर लेंगे, गलती नहीं होगी आपसे। कई सारे ट्रिक ऐसे ऐसे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो 0 डिग्री होता है आपका इक्वेटर, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, नीचे आपका आता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, मकर रेखा, ऊपर है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर बात। आर्कटिक सर्किल आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ ऊपर में। ठीक है, नीचे में आपका आता है आर्कटिक सर्किल। फ्रिजिड जोन जो है ना, वो पोल को सराउंड करता है। इक्वेटर का जो रीजन होता है वो हीट सरप्लस होता है, मैं बताऊंगा सारा क्यों क्यों होता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड जो हमारा होता है वो एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी भी जगह का। कहाँ से? इक्वेटर से। ये केंद्र है पृथ्वी का, ये केंद्र है। इक्वेटर पर हमने एक लाइन खींची, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे सरफेस पर, तो इक्वेटर से इस पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस, ये एंगल बनेगा, यही ना एंगल बनेगा। मान लो कि ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है, तो ये जो पॉइंट हुआ ना वो क्या हुआ? ये 20 डिग्री नॉर्थ हो गया। अच्छा सर, अगर यहाँ पर मेरा पॉइंट होता तो क्या करते? अगर मेरा पॉइंट नीचे होता, यहाँ पर होता, और ये 20 डिग्री का एंगल होता इक्वेटर से, ये 20 डिग्री होता, तो ये जो पॉइंट है ना, ये 20 डिग्री साउथ कहलाता। ठीक है, समझ गए बात? क्या होता है लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द विषुवत रेखा। क्लियर बात है? ठीक है, तो यहां पर जो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट इक्वेटर हो गया। हम लोग इक्वेटर से नापते हैं। सर लॉन्गिट्यूड में क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री। बताऊंगा अभी, तुरंत आएगा वो वाला भी। सारे जो लैटिट्यूड होते हैं वो कंसेंट्रिक सर्किल होते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है वो सर्किल जिसका सेंटर कॉमन हो। सेंटर क्या है? कॉमन है। इन सभी सर्किल का सेंटर कॉमन है। इस सर्किल का सेंटर, इस सर्किल का सेंटर, इस सर्किल का सेंटर। पता है ना कि ये सर्किल हैं सारे, सबका मालिक एक, सबका सेंटर एक, ये वाला है। क्लियर बात? इनको हम लोग पैरेलल्स भी कहते हैं, क्योंकि सारे लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये पैरेलल है, ठीक है ना, ये वाला जो है वो इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, सबको हम लोग पैरेलल कहते हैं। ये हो गया आपका लैटिट्यूड। क्या हो गया? लैटिट्यूड। ठीक है, कुछ खास लैटिट्यूड हैं जिनका नाम रखा गया है, जिनका नाम रखा गया है। जैसे कि होता है ना कि मान लो कि आपके यहाँ, जैसे मान लो कि किसी के यहाँ जानवर पाले जाते हैं, मान लो कि किसी का गौशाला है, तो आप गाय का नाम रख देते हैं कि इसका नाम धनिया हो गया, उसका नाम मुनिया हो गया। ठीक है ना, तो हैं तो ढेर सारे गायें, मगर कुछ खास गाय का नाम आपने रख दिया है। उसी तरह से लैटिट्यूड हैं तो ढेर सारे, मगर हमने कुछ खास का नाम रख दिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, इन सब का नाम रखा गया है। आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, इनको हम कहते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ क्या होता है? नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ क्या होता है? साउथ पोल। ये बस एक सिंगल पॉइंट है। क्लियर बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड। आप देख करके बताइए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होगा? जिसका पेट सबसे ज़्यादा फूला हुआ होगा। किसका फूला हुआ है जी? इस पॉइंट का फूला हुआ है ना। तो ये जो पॉइंट हो गया ये आपका इक्वेटर कहलाएगा, विषुवत रेखा कहलाएगा। तो लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या है? इक्वेटर।
ट्रॉपिक जो होता है ना वो हीट सरप्लस रीजन होता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो रोशनी होती है, जो सनलाइट होता है वो सीधा पड़ता है। इसी कारण से कम एरिया में ज़्यादा ऊष्मा आती है, ज़्यादा हीट आता है, और इस कारण से ये हीट सरप्लस रीजन होता है। आपको मैं आगे आपको हीट बजट भी पढ़ाऊंगा। हीट बजट है, अल्बेडो है, सब पढ़ाएंगे। किसका अल्बेडो ज़्यादा है, किसका अल्बेडो कम है, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे क्वेश्चन करवा के। ठीक है ना? ठीक है। टेम्परेट और जो पोलर रीजन होंगे वो हीट डिफिसिट होंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी आती हैं। शाम के समय में सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, तभी तो हमको लाली दिखाई पड़ती है आसमान, है ना? ठीक है। क्यों सर? क्योंकि वो जो रेज है ना वो डिफ्रैक्ट हो जाता है। पढ़ेंगे आप साइंस टेक में, आपको सब पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ पर चूंकि रेज ज़्यादा एरिया में फैल जा रही है तो ऊष्मा फैल जा रही है, इसीलिए टेम्परेट और पोलर रीजन हीट डिफिसिट रीजन है। यहाँ पर हीट की कमी होती है, इक्वेटर में हीट सरप्लस रीजन होता है। अच्छा, ये जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी कारण से जो सिस्टम है प्रेशर का वो पैदा होता है। मतलब पता है ना कि हवा जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। क्या होता है? हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। क्लियर है? तो इस हीट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, हीट का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण हवाएं चलती हैं। ठीक है? तो लिखना जरा इसको, क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ठीक है? इससे क्या होगा? इससे आपका प्रेशर डिफरेंस पैदा होगा। प्रेशर डिफरेंस पैदा होगा। इस प्रेशर डिफरेंस में कहीं पर बनेगा हाई प्रेशर, कहीं पर बनेगा लो प्रेशर एरिया। तो इससे जो विंड सिस्टम है, विंड्स पैदा होंगी, हवाएं चलेंगी। क्लियर बात है? डायग्राम बना लेना, मेरी क्लास में सब लोग कॉपी लेकर के आएंगे। चलो, ये बातें हो गई। तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ पढ़ानी है आपको कि जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी दो मोशन करता है। एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवोल्यूशन। पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो घूर्णन करता है उसको हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। एक होता है रिवोल्यूशन, ये क्या होता है? अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। ठीक है? और पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, इस कारण भी जो विंड्स हैं वो मूव करती हैं, वो मुड़ जाती हैं। मैं अब पढ़ाऊंगा आपको आगे कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण, इसके कारण जो आपका विंड्स हैं वो कर्व होती हैं, मतलब जो हवाएं होती हैं वो मुड़ती हैं। आपको पता है ना कि मॉनसून की भी जो विंड होती है वो इस तरह से आती हैं। मॉनसून का जो हवाएं होती हैं वो इस तरह से आती हैं, इस तरह से केरला में एंटर करती हैं। तो ये क्यों मुड़ा? कोरियोलिस फोर्स के कारण मुड़ा। एक बात और, जो ओशियन करंट होता है, ओशियन करेंट्स होती हैं ना, इन पर भी प्रभाव पड़ता है कोरियोलिस फोर्स का। यहाँ तक कि रिवर्स पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से नदी का जो एक किनारा होता है वो ज़्यादा गहरा होता है। पढ़ाऊंगा सारा आपको। चलिए, ये बातें हो गई। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कौन सा एरिया हीट सरप्लस है, कौन सा एरिया हीट डिफिसिट है। तो एक बात आपने पढ़ लिया, लैटिट्यूड। अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड की तरफ, जो लंबा है। पहले एक सवाल कर लेते हैं, 2001 प्रीलिम्स में आया था। इनमें से किन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो स्फेरिकल है?
पृथ्वी का जो शेप होता है ना उसको हम लोग जियोइड कहते हैं। अरस्तुर, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्रेबो, चारों में से किन्होंने कहा था कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है? अरस्तुर ने ये कहा था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल पूछा गया था 2013 प्रीलिम्स में, काफ़ी बेहतरीन सवाल है, कोशिश कीजिएगा इसको। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। ऋतु परिवर्तन के साथ, मतलब भारत में जब मौसम बदलता है तो उसके साथ दिन की लंबाई और रात की लंबाई बदल जाती है। जैसे कि सर्दी के दिनों में रात लंबी होती है और दिन छोटा, मगर गर्मी में दिन लंबा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। और जो लोग प्रेम में होते हैं उनको ये लंबाई दिखती नहीं है, अंतर नहीं दिखता ठीक है ना, मगर नहीं, इतना भावुक होकर आंसर नहीं देना है। ध्यान से सुनिएगा ऑप्शंस। अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, दूसरा अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तीसरा लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, चौथा रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन अ टिल्टेड एक्सिस। देखो इस तरह का सवाल आए तो आप हर एक केस को पढ़ते चलिए। अर्थ का रोटेशन, मैंने सब कुछ रोक दिया और केवल अर्थ को रोटेट करवाया, क्या मौसम बदलेगा? नहीं, केवल दिन और रात होगा। अगर मैंने पृथ्वी को एक जगह पर रोक दिया और केवल रोटेट कराता रह गया तो केवल दिन रात ही तो होगी। ऋतु कब बदलता है? ऋतु तब बदलता है जब वो रिवॉल्व करता है। सूर्य के नज़दीक गया तो गर्मी, सूर्य से दूर आया तो ठंड। तो रोटेशन से तो भैया खाली दिन रात बदलेगा, ऋतु नहीं परिवर्तित होगा। तो पहला गलत हो गया। बी मुझे कंफर्म नहीं है। सी आ जाओ, लैटिट्यूडनल पोजीशन। अगर किसी जगह का जो लैटिट्यूड है आपने फिक्स कर दिया तो क्या होगा? आप रोटेट करना बंद कर दो, आप अर्थ को मत कराओ रोटेट, मत कराओ रिवॉल्व, क्या मौसम आएगा? क्या दिन रात बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो आपने सी को एलिमिनेट कर दिया। अब आ जाओ रिवोल्यूशन ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। ध्यान सुनिएगा, रिवॉल्व कर रहा है तो सीजन बदलेगा, है ना, और टिल्ट एक्सिस पर कर रहा है तो जो दिन और रात है उसके लेंथ में परिवर्तन होगा। आपको पता है ना कि पोल पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। हमारे यहाँ नहीं होता उतना लंबा लंबा रात दिन। क्यों सर? क्योंकि भारत का, जैसे कि हम लोग जो हैं वो इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक हैं और पोल तो सबसे दूर है। तो आपका जो स्थान है, मतलब कि टिल्ट है, उस पर भी मैटर करता है, जो लैटिट्यूड है उस पर भी मैटर करता है। तो केवल नहीं, रिवॉल्व तो कराना पड़ेगा, बिना उसके कहाँ सीजन बदलेगा। तो आपका बी गलत हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल था यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आपका आंसर डी है बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो आगे आते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड। ये क्या होता है सर? लॉन्गिट्यूड मतलब क्या? जो लाइन लंबी खड़ी हो। क्या है? जो लाइन लंबी खड़ी हो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इट इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। ध्यान सुनना, लैटिट्यूड क्या था? लिख लो इसको। लैटिट्यूड क्या था? एंगुलर डिस्टेंस वो भी था, मगर फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से था। लॉन्गिट्यूड में क्या है? ये फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन से है। 0 डिग्री को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और जो इक्वेटर है ना 0 डिग्री, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। जो लैटिट्यूड है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है। लैटिट्यूड को हम लोग पैरेलल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैरेलल्स। जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम मेरिडियन भी कहते हैं, मेरिडियंस भी कहते हैं। क्लियर बात? ठीक है। लॉन्गिट्यूड कहो चाहे मेरिडियन कहो, लैटिट्यूड कहो चाहे पैरेलल कहो, बात एक ही है। ठीक है। 0 डिग्री जो है ना वो पास होता है ग्रीनविच से, जो कि यूके में है। 180 डिग्री को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं।
0 डिग्री यहाँ पर है ना, तो इसके ठीक उल्टा ये वाला जो लाइन है वो 180 डिग्री होगा। इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसको पार करने पर तिथि बदल जाती है, डेट बदल जाता है। ऐसा पढ़ाएंगे भी आपको अभी तुरंत आगे। क्लियर बात है? ठीक है, तो आपने देख लिया क्या होता है लैटिट्यूड, आपने देखा क्या होता है लॉन्गिट्यूड। दोनों को मिला देंगे तो मेरा ऐसा ग्रिड बन जाएगा। अब आप किसी भी स्थान का आप पोजीशन बता सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में, कि यहाँ पर का पॉइंट कौन सा है, चाहे ये पॉइंट कौन सा है। ये पॉइंट क्या है जी? 30 डिग्री ईस्ट, और ये पॉइंट क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? 30 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री नॉर्थ। इस पॉइंट को हम इस तरह से लिखेंगे। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या लिखेंगे? ये जो पॉइंट है ना, इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन क्या है? ये सवाल आपके लिए है, बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। चलो हम लोग आते हैं अब इंटरनेशनल डेट लाइन पे। ये क्या होती है? हमारे ग्लोब पर ये एक लाइन होती है जिसको क्रॉस करने पर तिथि बदल जाती है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। डेट लाइन होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या होता है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आप सबसे पहले एक बात नोट करेंगे कि ये जो लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री वाला, वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि हमारा जो है ना, ये इसको हम कहते हैं डेट लाइन। तो जो हमारा जो डेट लाइन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ये तुड़ा मुड़ा हुआ है। क्यों सर? सोचिए, अगर मैं इस लाइन को सीधा खींच देता, अगर मैं इस लाइन को सीधा खींच देता तो ये जो एरिया है इसका डेट अलग होता और इसके ईस्ट वाले एरिया का डेट अलग होता। मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग स्थान का जो तिथि होगा वो अलग अलग हो जाएगा। इसी कारण से थोड़ा सा मुड़ करके निकल गए। इसी कारण से क्या है, हमारा जो डेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लियर है? ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले एक बात ये नोट करनी है कि जो क्वेश्चन होता है टाइम जोन पे वो किस तरह से पूछता है यूपीएससी। ध्यान सुनना, पृथ्वी एक स्फेयर है। स्फेयर है मतलब अगर इसने एक बार रोटेट किया तो कितना डिग्री रोटेट करेगा? 360 डिग्री घूम गया। क्या किया? 130 डिग्री घूमा। कितने घंटे में? 24 आवर में। क्लियर बात है? तो सर एक घंटे में कितना घूमेगा? एक घंटे में कितना घूमेगा? 360 बटा 24। जरा काटिए ना, 6 चको 4 से कट गया 15, मतलब कि 15 डिग्री घूम रहा है एक घंटे में। मतलब कि 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूम रहा है। इस बात को बस आप याद रखिए, आपको ढेर सारे सवाल करने में आसानी होगी। सवाल पूछता कैसा है अब आप ये लोग देखो यहां पे ध्यान से। देखो सवाल पूछ रहा है कि अगर जीएमटी पर 12 बज रहा है तो 75 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा। मान लो कि ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो 75 डिग्री यहां पे, यहां पर क्या समय हो रहा होगा। मतलब कि जितना समय ये घूमने में लगेगा अगर हम वही वाला जोड़ दें तो काम मेरा हो जाएगा। ये बताओ, एक घंटा में 15 डिग्री घूमता है ना, तो 75 डिग्री ईस्ट मतलब कि ये जो समय होगा वो आगे होगा, क्योंकि यहां पर सूरज पहले उगा होगा, यहां पर सूरज बाद में उगेगा, क्योंकि पृथ्वी इस तरह से घूमता है। पृथ्वी इस तरह से, देखो इस तरह से पृथ्वी घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है पृथ्वी, इस तरह से घूमता है।
तो यहाँ पर सूरज पहले उगेगा ना, उसके बाद धीरे धीरे सूरज इधर की ओर आएगा, यहाँ पर उगेगा। तो मतलब जो चीज़ ईस्ट में है, जो जगह ईस्ट में है, ईस्ट वाला जो जगह है उसका समय आगे होगा। चूंकि भारत ईस्ट में पड़ता है, इसीलिए हम लोग का जो समय है ना वो 5.5 घंटा आगे है। ये तो पता है ना आपको, ठीक है। जैसे कि अगर वहाँ पर अगर जीएमटी पर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 हो रहा होगा, ठीक है। चलो सवाल पे आते हैं। अगर जीएमटी पर 12 बज रहा है तो 75 डिग्री ईस्ट पे क्या बज रहा होगा? 75 डिग्री क्रॉस करने में कितना समय लगेगा हमको पहले ये बताओ। अगर 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लग रहा है तो 15 × 5 = 75, तो 5 घंटा लगेगा इतना घूमने में। मतलब कि अगर यहाँ पर 12 बज रहा है दोपहर का तो यहाँ पर कितना बजेगा जी? 5 बजेगा ना। चूंकि आगे है, मतलब चूंकि ईस्ट में है तो समय आगे होगा। यहाँ पर दोपहर है तो यह आगे कब होगा? जब शाम हो रहा होगा। तो यहाँ पर 5 बजेंगे शाम को। ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आंसर देखा कि आज शाम के 5 बज रहे होंगे। चलो एक सवाल और देखते हैं। अगर जीएमटी पर 12 बज रहा है तो 30 डिग्री वेस्ट में कितना समय हो रहा होगा? अब ध्यान सुनना, ये जीएमटी है 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर का समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 30 डिग्री वेस्ट में, यहाँ पर का पॉइंट है 30 डिग्री वेस्ट में। देखो ईस्ट वाला था तो आगे था, ईस्ट में है तो समय आगे चलता है, हमको घड़ी बढ़ा के चलानी पड़ती है। अगर हम लोग वेस्ट में जाएंगे ना तो यहाँ का समय पीछे होता है, माइनस करना पड़ता है। ईस्ट में प्लस करेंगे, वेस्ट में माइनस करेंगे। तो वेस्ट है, अब 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगता है 15 डिग्री घूमने में, तो 30 डिग्री में कितना समय लगेगा जी? ढूंढने लगेगा तो 2 घंटा लगेगा 30 डिग्री घूमने में। तो 2 घंटा हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे ना। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो पक्का यहाँ पर 10 बज रहा होगा, वो भी सुबह का, है कि नहीं है? 10 बजे दोपहर के 2 घंटा पीछे, 12 बजे दोपहर के 10 घंटा पीछे 10 ही बजता है ना। तो 30 डिग्री वेस्ट में 10 बज रहा होगा सुबह का। क्लियर बात? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल करो यूपीएससी प्रीलिम्स 1999 का। यह कह रहा है कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे 10 बज रहा है, ये क्या होता है? आईएसटी होता है 82.5 डिग्री। ध्यान सुनिएगा, आईएसटी क्या होता है दिखाता हूं अभी। देखो, हर कंट्री अपने यहाँ एक लाइन खींच देता है, एक लॉन्गिट्यूड बना देता है और कहता है कि हम इसी लाइन को ध्यान में रख करके अपना लोकल टाइम सेट करेंगे, चाहे जीएमटी का टाइम कुछ भी हो। जीएमटी का टाइम तो फिक्स है ना, और हमको पता है कि मेरा टाइम 82 डिग्री आधा मिनट ईस्ट में है, आधा डिग्री ईस्ट में है ना। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि कितना अंतर होगा समय का, निकाल पाएंगे? 5.5 घंटे का अंतर होता है। 5 घंटा 30 मिनट का जो अंतर होता है ना, वो पाया जाता है जीएमटी और इंडियन टाइम के बीच में। क्लियर बात? अब देखना, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड टाइम केवल एक ही है, मगर कई सारे कंट्री है ना, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। ध्यान सुनिएगा, किसी कंट्री में कितने टाइम जोन होंगे वो डिपेंड करेगा उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पर। किस पर? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पर। मतलब कि उस कंट्री का जो फैलाव है उसमें कितने ज़्यादा लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं।
अगर भारत और मोटा होता, भारत और चौड़ा होता, अगर पूरा यहां से लेकर के पूरा यहां तक फैला होता, तो क्या भारत में केवल एक टाइम जोन होता? नहीं, एक टाइम जोन यहां पे होता, फिर यहां पे होता, फिर यहां पे भी होता। मतलब कि कितने लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं आपके इसमें, वो डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल रशिया एकदम फैला हुआ कंट्री है। क्या है? रशिया जो है वो फैला हुआ कंट्री है, इसमें 11 टाइम जोन है। अगर भारत भी मोटा कंट्री होता, फैला हुआ होता, तो उसमें भी 11 टाइम जोन होते, मतलब ज़्यादा टाइम जोन होते। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सवाल पर जो पूछा गया था 1999 में। सवाल क्या पूछा गया था? सवाल पूछा गया है कि अगर IST पर 10 बज रहा है तो 92 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा? ध्यान सुनिएगा, अगर 82 डिग्री 30 में, मतलब 82.5 डिग्री, ठीक है ना, 82.5 डिग्री में अगर 10 बज रहा है सुबह का, तो 92 डिग्री में ईस्ट में कितना समय हो रहा होगा? ये भी आपका ईस्ट ही है। कितने का अंतर हुआ बाबू, जब बताना जरा। अंतर हुआ 9 डिग्री, 9.5 डिग्री का, यही ना डिफरेंस है। समझ के बात? ध्यान सुनना एकदम। देखो, 1 घंटे में आपने 15 डिग्री घूमा था। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट। अगर इस कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा पीछे कीजिएगा, उसको देखिएगा। 15 मिनट में 60 मिनट में 15 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने में घूमेगा बाबू? 4 मिनट में। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा, यही लगेगा ना। अब IST और 92 डिग्री ईस्ट के बीच में कितने का अंतर है? 9.5 डिग्री का अंतर है, मतलब कि 9 डिग्री और आधा डिग्री। ये बताओ 9 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 9 चौको 36 मिनट, है ना, 36 मिनट लगेगा 9 डिग्री घूमने में। और 1 डिग्री में लगता है 4 मिनट, तो आधा में कितना लगेगा बाबू? 2 मिनट लगेगा। मतलब टोटल 36 और 2 38 मिनट का अंतर आएगा, यही है ना। अगर IST पर 10 बज रहा है तो 92 डिग्री ईस्ट पर क्या बज रहा होगा? 38 मिनट आगे होगा। आगे मतलब क्या? प्लस करेंगे तो 10 तो बज ही रहा था, 38 मिनट और जोड़ दो तो 10 बज के 38 मिनट हो रहा होगा। ये सवाल आया था प्रीलिम्स 1999 में। ठीक है, क्या ऑप्शन हो गया आपका? आपका ऑप्शन हो गया 10 बज के 38 मिनट बी। मिल गया ना आंसर? हाँ, माइनस करोगे ना तो समस्या हो जाएगा। माइनस कब करेंगे? जब मैं इसके पीछे का समय पूछ रहा होता। क्या पूछता? अगर मैं उस लाइन के पीछे का समय पूछ रहा होता ना, तो समस्या होती, आपको माइनस करना पड़ता। क्लियर है? चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये वाला, मैप से संबंधित प्रश्न है। सवाल है कि इनमें से कौन कौन से कंट्री विषुवत रेखा से पास करता है? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको मैप पढ़ा है आपने कि नहीं वो मैटर करता है। तो क्या है यहाँ पर? देखो, टोटल 13 जो हैं वो पास करते हैं इक्वेटर से। यहाँ पर साउथ अमेरिका में 3 हैं। कौन कौन हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। क्लियर बात? अब आ जाओ अफ्रीका में। अफ्रीका में हैं 8। कितने हैं? 8। कौन कौन सा? गैबॉन, कॉन्गो, DRC, युगांडा, केनिया, ये सब हैं। सोमालिया, ये सब। क्लियर है? फिर एशिया में आपका आता है इंडोनेशिया, और फिर आगे आपका आता है किरिबाती। क्या आता है? किरिबाती। अब देखो यहाँ पर ब्राज़ील तो आता है,
कोलंबिया भी आता है, केनिया भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है ना। मलेशिया था क्या? नहीं, नहीं था। मलेशिया था क्या? नहीं, नहीं था। ध्यान देखना यहाँ पे, मलेशिया यहाँ पर था क्या? मलेशिया नहीं है। मालदीव है, इंडोनेशिया है। क्या है? मालदीव है, इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर आपने बी जो है वो आंसर दे दिया, सूडान नहीं था। सूडान नहीं था, तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर बात? ठीक है। प्रीलिम्स 2008 में सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा शहर सबसे नज़दीक है विषुवत रेखा के? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। इसका आंसर आप कैसे दे पाएंगे, कब दे पाएंगे? जब आप मैप को निहारेंगे। वर्ल्ड का मैप देखिए ध्यान से। क्या कीजिए? वर्ल्ड का जो मैप है वो ध्यान से देखिए और पहचानिए कि कौन सा शहर कहाँ कहाँ बसा हुआ है। कोलंबो नज़दीक है क्या? जकार्ता नज़दीक है क्या? मनीला? इस तरह से अगर आप मैप का अध्ययन करेंगे एटलस में तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस एक सवाल और, इनमें से कौन सा स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डेट लाइन के सबसे नज़दीक है? मलक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, फ्लोरिडा, जिब्राल्टर। जो बेरिंग स्ट्रेट है ना, इससे हो के पास करता है डेट लाइन। अरे जब इसी से हो के पास कर गया सबसे नज़दीक, तो यही हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? बी। मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, वो कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? वो कौन सा स्टार है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? यह सवाल आपके नॉलेज का नहीं, आपके कॉमन सेंस का है। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गई बातें। हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे और जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको हम शुरू करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम शुरू करेंगे, जहाँ पर हम लोग पृथ्वी के जो अलग अलग प्लेट्स हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। अलग अलग लेयर्स हैं, आपका जो क्रस्ट है, मेटल है, कोर है, फिर मेटल का जो दोनों पार्ट है, अपर मेटल, लोअर मेटल, एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, कहाँ पर जैसे कि वोल्केनो के लिए जो लावा है वो मतलब आता है, कन्वेक्शन करंट क्या होती हैं, सब पढ़ाएंगे आपको विस्तार से। ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको मेरे वीडियोस आपको लगातार जब भी मैं पब्लिश करूं तुरंत आपको मिल जाए। प्लस हमारा जो सारा प्रोग्राम है उसको देखिएगा, आपका प्रीलिम्स का पूरा जो आपका है ना सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। चाहे वो इकोनॉमी हो, जो मैं करवा ही रहा हूँ, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मेरे भरोसे मैं पूरा करवा दूंगा क्वेश्चन समेत। ठीक है? चलिए, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, भर देना। अगर अच्छा लगा हो, कोई डाउट वगैरह हो तो मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।